नमस्कार, मैं सुरभि तिवारी जेपी हॉस्पिटल नोएडा की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। जेपी हॉस्पिटल इज अ मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लोकेटेड इन नोएडा। फीमेल हेल्थ में हमेशा देखा गया है कि हमें बहुत सारी शंकाएं होती हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में होते हैं जिनके बारे में हम जानना चाहते हैं, और इसके लिए हम कोशिश करते हैं कि अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से, गूगल से, इंटरनेट से और बहुत सारे सोर्सेज से पता करें। पर क्या सही नहीं है कि हमें उसके बारे में हमेशा एक्सपर्ट से इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए? हमेशा पॉसिबल नहीं होता कि हम हॉस्पिटल जा सकें। इसी के लिए हम आपके सामने ये सीरीज लेकर आ रहे हैं अबाउट गायनेकोलॉजिकल कैंसर। सो द फर्स्ट सीरीज वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर आशीष गोयल। ही इज डायरेक्टर सर्जिकल ऑन्कोलॉजी विद जेपी हॉस्पिटल नोएडा, एंड वी हैव डॉक्टर अभिषेक गुलिया। He is senior consultant radiation oncology with JP Hospital Noida. आज का हमारा टॉपिक है सर्वाइकल कैंसर, और आज डॉक्टर अभिषेक और डॉक्टर आशीष हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस हम आंसर करेंगे जो कि हमारे मन में हमेशा चल रहे होते हैं, जिनके बारे में हम जानना चाहते हैं और हमें उनके थ्रू एक एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेगी। सर, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि एक्चुअली सर्वाइकल कैंसर है क्या? व्हाट इज इट एग्जैक्टली? So, for cervical cancer, we should at the outset know it has nothing to do with the neck. जैसे हम कॉमन पैरलेंस में हम बात करते हैं सर्वाइकल कैंसर यानी सर्वाइकल गर्दन का पेन हुआ। सर्वाइकल कैंसर इज द कैंसर which develops in the lowermost part of the uterus. यानी एक स्त्री, एक महिला के गर्भाशय यानी यूट्रस के सबसे निचले वाले हिस्से में, जिसको हम गर्भाशय का मुंह भी कह देते हैं, और द माउथ ऑफ द ओपनिंग ऑफ द यूट्रस, वहां पे जो कैंसर डेवलप होता है उसको हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। ये कितना कॉमन है? कितने कॉमनली देखा गया है कि सर्वाइकल कैंसर होता है? Not until very recently, cervical cancer was the most common cancer in the women, especially in India, and in past it was the most common cancer worldwide. सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कैंसर स्त्रियों में सर्वाइकल कैंसर होता था, पर अब ऐसा नहीं है। अब सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कैंसर ब्रेस्ट कैंसर है और सर्वाइकल कैंसर सेकंड पोजीशन में है। लेकिन फिर भी सर्वाइकल कैंसर से पिछले 2 सालों में या पिछले 2 साल 3 साल में देखा गया है कि हर साल नियरली 1 लाख नए केस हर साल सर्वाइकल कैंसर के हमारे देश में डायग्नोज किए जाते हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली उसमें से लगभग 60,000 के लगभग डेथ्स हो जाती हैं। हमारे देश में ऐसा देखा गया है कि हम काफी लेट स्टेज में डॉक्टर्स के पास, हॉस्पिटल्स के पास इलाज कराने पहुंचते हैं। उस स्थिति में उनको बचा पाना, उसका सही तरीके से पूर्ण रूप से इलाज कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर थोड़ा सा भी डाउट हो, अगर हमें लगे कि हमें कोई भी सिम्टम्स हैं सर्वाइकल कैंसर के, या अगर हमारे मन में कोई भी शंका हो, तो तुरंत जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में आके अपनी शंका का निवारण करें, आके अपना डॉक्टर्स को दिखाएं, मिले। सर, एक्चुअली सिम्टम्स हैं क्या? क्या उससे डायग्नोसिस कर सकते? कैसे पता चलेगा कि हमें सर्वाइकल कैंसर के सिम्टम्स? तो सर्वाइकल कैंसर के मेन सिम्टम्स हैं वेजाइनल डिस्चार्ज, व्हिच मे बी व्हाइटिश डिस्चार्ज, डर्टी डिस्चार्ज या फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज। उसके अलावा एनी एब्नॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग, मोस्टली इन यंग वुमेन। और ये वेजाइनल ब्लीडिंग के लिए कॉमनली मेडिकल टर्म है, वी कॉल इट एज कॉन्टैक्ट ब्लीडिंग। इसके अलावा जब एडवांस केसेस होते हैं, उनको काफ़ी बड़ा अगर सर्विक्स में ट्यूमर है तो दे विल हैव पेल्विक पेन, डिस्कम्फर्ट, या अगर पेट में और ग्लैंड्स वगैरह है तो पेन। तो ये मेन सिम्टम्स हैं। सो नाउ हाउ टू डायग्नोज, तो इसका अगर किसी को ये सिम्टम है तो क्या करना चाहिए? तो सबसे पहला स्टेप तो है कि एक बहुत ही अच्छा गुड पेल्विक एग्जामिनेशन होना चाहिए, जिसमें कि डिजिटल एग्जामिनेशन ऑफ द सर्विक्स एंड द वजाइना। तो जिसमें मोस्टली जो है अगर अर्ली स्टेज में वहाँ कोई ग्रोथ है, कोई जख्म है, कोई उछाला है, वो पता चल जाता है। और इसको कंफर्म करने के लिए अगर कोई भी सर्विक्स, जो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, वजाइना के उधर यूट्रस के माउथ पे अगर कोई ट्यूमर है या कोई अल्सर है, तो उससे एक छोटा सा बायोप्सी, छोटा सा पीस लेना होता है, जिसकी हिस्टोलॉजी से पता चलता है कि ये कैंसर है, एक नॉर्मल सर्विसाइटिस है। एक आम ही बहुत ज़्यादा मिथ है लोगों में कि बायोप्सी लेने से बीमारी फैलती है, तो आई वुड से स्ट्रांगली अगेंस्ट दैट। ये एक मिथ है। बायोप्सी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बायोप्सी के बाद ही डिजीज कंफर्म होती है। नेक्स्ट स्टेप इज रेडियोलॉजिकल इमेजिंग, जिसमें एक अल्ट्रासाउंड ऑफ द एब्डोमेन, जो लगभग हर जगह अवेलेबल है, हर सिटी में अवेलेबल है। और अर्ली केसेस में सर्वाइकल कैंसर के लिए एक एमआरआई, जो एमआरआई या सीटी स्कैन, जिससे हमें पता चलता है कि ग्रोथ कितनी बड़ी है, पेट में कोई ग्लैंड तो नहीं है और कहीं और उसका इफेक्ट तो नहीं है। और अर्ली स्टेजेस में अगर हम पहुंच जाते हैं तो इट्स ट्रीटेबल। बहुत ही सही आपने ये बात कही। सर्विक्स कैंसर या सर्वाइकल कैंसर जो होता है,
इसका इलाज इतना इफेक्टिव आजकल उपलब्ध है कि डिस्पाइट द फैक्ट कि ज़्यादातर पेशेंट्स हमारे पास एडवांस स्टेजेस में आते हैं, अगर अर्ली स्टेज में आ जाएं तो फिर बात ही क्या है, लेकिन अगर वो एडवांस केसेस में भी आते हैं तो ज़्यादातर महिलाएं इससे बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो सकती हैं और बहुत ही अच्छा इसका इफेक्टिव इलाज है बिना ज़्यादा साइड इफेक्ट्स के। सर इसमें वैसे क्या क्या रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है? अगर सर्वाइकल कैंसर हम लेट हो गए हैं या मतलब हो भी गया है तो क्या रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है? सो रिस्क फैक्टर्स इन द सेंस मैं 2 भागों में इस प्रश्न का उत्तर देना चाहूँगा। पहले तो रिस्क फैक्टर्स के किन महिलाओं में ये सर्वाइकल कैंसर होने के ज़्यादा चांसेस हैं। नाउ लेडीज़ जिनके ज़्यादा बच्चे हैं, वी कॉल इट हाई पैरिटी, उनमें ज़्यादा चांसेस है, या पीपल हु हैव फीमेल्स हु हैव मल्टीपल पार्टनर्स, उनके ज़्यादा चांसेस हैं, या women who have been exposed to some kind of steroids while they were in the womb of their mother, उनमें भी एक खास तरह का सर्वाइकल कैंसर पाया जाता है। और मुख्य रूप से ये जो सारी बातें हैं, it all boils down to infection with a human papilloma virus। जितने ज़्यादा पार्टनर्स होंगे, अगर आपके चाहे एक साथ या सीक्वेंसेस में हैं या आपका अर्ली एज ऑफ इंटरकोर्स है, सो आपके ह्यूमन पैपिलोमा वायरस को कांटेक्ट करने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं, एंड दिस ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इज द एक्चुअल कॉज ऑफ सर्वाइकल कैंसर। दूसरा, आपने जो क्वेश्चन पूछा कि हाई रिस्क फैक्टर्स इन द सेंस के अगर हम लेट स्टेजेस में प्रेजेंट करते हैं, हम इसको निगलेक्ट करते हैं, जितना हम इसको लेट करते हैं उतना ही डॉक्टर्स के लिए उसको ठीक कर पाने की, जो कंप्लीटली ठीक कर पाने की संभावना है वो कम हो जाती है। जैसे जैसे ये कैंसर फैलता है, ना सिर्फ ये लोकली फैलता है, लोकली इन द सेंस जैसे हमारे बच्चेदानी के मुंह के आगे हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, पीछे रेक्टम है, उनमें जा सकता है, पेट के निचले हिस्से जिसको हम पेल्विस कहते हैं, उसमें जो गांठें हैं उसको लिम्फ नोड्स बोलते हैं, उनमें जा सकता है। और अगर हम फिर भी इसको निगलेक्ट करते जाते हैं तो ये लीवर, लंग्स, बोन्स इस तरह भी फैल जाता है। तो 2 चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा। एक तो पुअर पर्सनल हाइजीन, which is a very important factor, poor personal hygiene, especially menstrual hygiene, जिसमें भी important इसकी वजह से cervical infection, sinusitis, vaginitis और कैंसर का भी चांस। सेकंड थिंग, अगर एडवांस स्टेज होती है और यूरेटर्स जो किडनी से नीचे यूरिन की ट्रैक्ट्स होती हैं, अगर उसका इन्वॉल्वमेंट होता है तो कई बार रीनल फेलियर और किडनी फूल जाती है, हाइड्रोनेफ्रोसिस, ये भी उसका प्रेजेंटेशन होता है। सर वैसे क्या ट्रीटमेंट है अगर किसी को सर्वाइकल कैंसर हो गया है, डिटेक्ट हो गया है, तो उसके क्या क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं? सो मुख्य रूप से हमें सर्विक्स कैंसर या किसी भी कैंसर के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वो स्टेज क्या है। सर्विक्स कैंसर की अगर मैं मोटा मोटा बताऊं तो 4 स्टेजेस होते हैं। अगर वो सिर्फ सर्विक्स में यानी बच्चेदानी के निचले हिस्से में या यूट्रस में है तो उसको हम स्टेज 1 कह देते हैं। अगर वो थोड़ा सा उसके बाहर चला गया है तो स्टेज 2। अगर वो काफ़ी बाहर दूर तक चला गया है, जैसे कि ये हमारी जो पेल्विस की बोन्स हैं यहाँ तक वो चला गया, लिटिल पेल्विक वॉल वी कॉल इट, तो उसको हम स्टेज 3 कह देते हैं। जैसे सर ने बताया कि किडनी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है जब, तो उसको भी हम स्टेज 3 बोल देते हैं। और अगर वो उसके भी आगे चला गया है, जैसे लीवर, लंग्स या अलग ऑर्गन में चला गया, तो उसको हम स्टेज 4 बोलते हैं। तो सर्वाइकल कैंसर में अगर ये स्टेज 1 में है तो वी कैन ट्रीट इट वेरी वेल विद सर्जरी। सर्जरी से इसका बहुत ही अच्छा इलाज उपलब्ध है। सर्जरी करने के बाद ज्यादातर केसेस में स्टेज 1 में आगे ना तो कीमोथेरेपी की ना ही रेडिएशन थेरेपी की आवश्यकता है। सर्जरी अपने आप में ये कंप्लीट ट्रीटमेंट है। हालांकि अगर ये स्टेज 2, 3 या उसके बियॉन्ड हो गया है देन मुख्य इलाज हो जाता है रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी अपने आप में 2 रूप में दी जाती है, इसमें दोनों ही कंबाइन करके दी जाती है। कुछ रेडिएशन का कुछ डोज एक्सटर्नल रेडिएशन यानी एक मशीन होती है उससे दी जाती है, और कुछ भाग रेडिएशन की डोज का अंदरूनी रेडिएशन जिसको हम ब्रेकीथेरेपी बोल देते हैं या इंटरनल रेडिएशन, उसके माध्यम से दिया जाता है। ये सारा ट्रीटमेंट जेपी हॉस्पिटल में अवेलेबल है सर हमारे पास? बिल्कुल। जेपी में जो सर्जिकल टेक्निक्स हैं उनके बारे में तो खैर सर ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे मेरे से, लेकिन रेडिएशन के बारे में आई कैन वाउच फॉर इट कि बेस्ट इन क्लास मशीन इज अवेलेबल, बेस्ट इन क्लास फैसिलिटीज अवेलेबल, एंड वी आर ऑन पार विद द वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स। So I agree with Dr. Abhishek, as he mentioned, कि most of the cases, more than 90% of these cases are treated by concurrent chemoradiation, यानी radiation और chemotherapy। Selected cases जो stage 1 है, stage 1A या stage 1B, जिसमें सर्जरी का रोल है, जिसमें रेडिकल हिस्टेक्टमी करते हैं, जिसमें यूट्रस, सर्विक्स, उसके साइड का टिश्यू और लिम्फ नोड क्लियरेंस करनी है। इट इज़ नॉट सिंपल हिस्टेक्टमी, इट इज़ अ रेडिकल एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी जो कि लेप्रोस्कोपिकली भी हो सकती है। तो लेप्रोस्कोपिक रेडिकल हिस्टेक्टमी इज द स्टैंडर्ड ऑफ केयर फॉर दैट। तो सर बार बार टेक होम मैसेज यही है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू रीच हॉस्पिटल ऑन टाइम,
अदरवाइज देन वी हैव ऑल द फैसिलिटीज़ अवेलेबल। सबसे ज़्यादा हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बारे में समझें, जानें और डॉक्टर से उसके लिए सलाह लेते रहें। सर, क्या ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि इज़ इट जेनेटिक, मतलब घर में अगर किसी को है तो और होगा, और क्या पहले कोई तरीका है कि हम इसे रोक सकें? So it is not a genetic origin cancer. Comparatively जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, ओवरियन कैंसर में कुछ जेनेटिक रोल है, इसमें जेनेटिक नहीं है। जैसे मैंने बोला कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज पुअर पर्सनल हाइजीन, जिसकी वजह से HPV इन्फेक्शन, उसके बाद कैंसर। नाउ कमिंग टू स्क्रीनिंग, दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं आई वुड लाइक टू ऐड। स्क्रीनिंग मीन्स कि जो एसिम्प्टोमेटिक वुमेन है वो रेगुलर फ्रीक्वेंसी पे अपनी जांच कराएं, और पैप्स टेस्ट होता है और एक HPV DNA टेस्ट होता है। तो 21 ईयर की एज के बाद, स्पेशली बिफोर दे बिगिन टू कंसीव एंड बिफोर दे गेट मैरिड, उनका 3 साल पे पैप्स टेस्ट करना चाहिए और HPV DNA टेस्ट करना चाहिए। तो ये एक अर्ली स्क्रीनिंग टेस्ट है। उसमें अगर कुछ सस्पिशियस आता है, जो इंट्राएपिथेलियल लीजन जिसको हम स्टेज 0 चेंजेस कहते हैं, उसके बाद फर्दर टेस्ट कॉल्पोस्कोपी वगैरह करके उसको कंफर्म करते हैं, जो हमारे सब अवेलेबल है। और ये यूजुअली स्क्रीनिंग 60 ईयर्स की एज तक करते हैं, और स्पेशली जब लास्ट 3 टेस्ट 3 पैप्स में या लास्ट 2 HPV DNA नेगेटिव है, तो हम कह सकते हैं कि आप डिजीज़ का कोई चांस नहीं, वी कैन स्टॉप दैट। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज द वैक्सीन विच इज अवेलेबल। इट इज द वन एंड ओनली कैंसर जिसके लिए हमारे पास एक इफेक्टिव वैक्सीन है अवेलेबल इन द नेम ऑफ गार्डासिल, एंड इसके 2 इंजेक्शन लगने होते हैं, बट इसकी रिकमेंडेशंस हैं कि इसको all women should get that after the age of 80, especially before marriage and before first contact. और उसके बाद भी इसकी इफेक्टिवनेस मैक्सिमम है, बट करंटली अगर 45-50 ईयर की एज में भी है, उसके बाद भी इसको देने का बेनिफिट है, क्योंकि इससे रिस्क ऑफ सर्वाइकल कैंसर कम होता है। तो इसके 2 शॉट्स लगते हैं, डे 1, डे 1 month एंड देन 6 months, 3 इंजेक्शन हैव टू बी गिवन। 45 वर्ष तक की आयु में भी ये कारगर रहती है और इसकी एफिकेसी थोड़ी कम हो जाती है। थैंक यू सो मच सर। आई एम श्योर आज हम सबको बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली अबाउट सर्वाइकल कैंसर। विल सून बी कमिंग अप विद अदर गायनेकोलॉजिकल कैंसर विच इज़ यूटेराइन कैंसर एंड ओवेरियन कैंसर। थैंक यू सो मच।